नमस्कार, बोन कैंसर क्लिनिक के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। अब तक के पिछले वीडियोस में हमने जाना कि अगर किसी को ऑस्टियोसार्कोमा, इविंग सार्कोमा, जायंट सेल ट्यूमर या फिर कोई भी हड्डी का कैंसर या हड्डी की रसौली है तो हमें उसका इलाज किस प्रकार से करना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर किसी मरीज को हड्डी का कैंसर या कोई रसौली है तो उसके इलाज में क्या नहीं करना चाहिए। यह वीडियो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हड्डी के कैंसर या सार्कोमा के इलाज में फर्स्ट चांस इज द बेस्ट चांस, मतलब जो चांस हमें पहली बार मिला है वही सबसे बेहतरीन है। यह वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 8 गलतियों के बारे में बताऊंगा जो हड्डी के कैंसर के इलाज में होती हैं, और यह सब गलतियां मरीज को कैसे नुकसान पहुंचा सकती हैं, यह सब मैं आपको केस एग्जांपल्स के साथ बताऊंगा। इसके अलावा आप यह वीडियो अंत तक देखें और एंड में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक छोटे से उपाय से आप ये 8 की 8 गलतियां से बच सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हड्डी के कैंसर या फिर बोन कैंसर के इलाज का सबसे पहला स्टेप होता है यह पता लगाना कि आखिर वो किस प्रकार का कैंसर या रसौली है, और उसको पता लगाने का एक ही गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, वो होता है बायोप्सी। तो जो सबसे पहली गलती होती है वो यह है कि यह पता लगाने के लिए हम बायोप्सी ना करवाकर FNAC मतलब फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी नामक टेस्ट करवाते हैं। हमें यह समझना होगा कि बोन कैंसर या बोन ट्यूमर के प्राइमरी डायग्नोसिस में FNAC का कोई खास योगदान नहीं होता। बहुत बार हमें बोन कैंसर के लिए स्पेशल टेस्ट जिसे हम इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री कहते हैं IHC, उसकी भी जरूरत पड़ती है जो कि FNAC पर नहीं हो पाते। और आप देखेंगे कि बहुत सारी FNAC रिपोर्ट्स के नीचे भी लिखा होता है कि एडवाइज्ड बायोप्सी या फिर एडवाइज्ड हिस्टोपैथोलॉजिकल कोरिलेशन, मतलब कि FNAC रिपोर्ट करने वाले डॉक्टर भी आपको बोल रहे हैं कि इसके लिए हमें बायोप्सी चाहिए। तो फिर अगला सवाल उठता है कि अगर FNAC का बोन कैंसर के इलाज में कोई खास योगदान नहीं है तो फिर हमें FNAC की सलाह क्यों दी गई। असल में कुछ कैंसर जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, थायराइड कैंसर इत्यादि में FNAC से हम पता लगा सकते हैं कि वो किस प्रकार का कैंसर है, लेकिन हड्डी के कैंसर में यह ठीक नहीं है। पुराने जमाने में बायोप्सी करने के लिए एक चीरा लगता था जिसे ओपन बायोप्सी कहते हैं, जबकि FNAC केवल एक सुई से हो जाती थी। लेकिन आज की आधुनिक तकनीक से बायोप्सी भी एक सुई से की जा सकती है जिसे हम नीडल बायोप्सी कहते हैं। इसके अलावा FNAC एडवाइस करने का एक कारण यह भी होता है कि FNAC की रिपोर्ट बायोप्सी के मुकाबले थोड़ा जल्दी आती है, लेकिन आज की लेटेस्ट टेक्निक से नीडल बायोप्सी की रिपोर्ट भी लगभग 7 दिनों में आती है, और नीडल बायोप्सी का डायग्नोसिस ज्यादा श्योरिटी वाला डायग्नोसिस होता है। हम FNAC के आधार पर मरीज का कीमोथेरेपी या इलाज नहीं कर सकते, तो आपको FNAC ना करवाकर बायोप्सी ही करवाना चाहिए। दूसरी गलती जो कई बार हो जाती है वो यह है कि बोन बायोप्सी की रिपोर्टिंग एक स्पेशलिस्ट मस्कुलोस्केलेटल पैथोलॉजिस्ट से ना करवाकर किसी जनरल पैथोलॉजिस्ट से करवाई जाए। पैथोलॉजिस्ट वो डॉक्टर होते हैं जो आपके बायोप्सी स्पेसिमेन को माइक्रोस्कोप में देखकर उसकी रिपोर्ट करते हैं, और मस्कुलोस्केलेटल पैथोलॉजिस्ट वो स्पेशलिस्ट पैथोलॉजिस्ट होते हैं जिनका एक्सपीरियंस बोन ट्यूमर्स या बोन कैंसर्स में ज्यादा होता है। क्योंकि बोन कैंसर्स काफी रेयर वैरायटी ऑफ कैंसर है, तो हमें इसके एग्जैक्ट डायग्नोसिस के लिए इसके रिपोर्टिंग एक स्पेशलिस्ट मस्कुलोस्केलेटल पैथोलॉजिस्ट से ही करानी चाहिए। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं यह आप इन उदाहरणों से समझिए। यह एक 36 साल की लेडी का कंधे का एक्सरे और MRI है, जिनको 4 महीने से कंधे में दर्द था और उनकी बाहर नीडल बायोप्सी हुई जिसकी रिपोर्ट में जायंट सेल ट्यूमर बताया गया, और इस रिपोर्ट के आधार पर उनका हड्डी की सफाई वाला ऑपरेशन किया गया। लेकिन ऑपरेशन के 2 महीने बाद ही वो इतनी बड़ी गांठ लेकर हमारे पास आए, और जब हमने उनका मस्कुलोस्केलेटल पैथोलॉजिस्ट से स्लाइड एंड ब्लॉक रिव्यू करवाया तो पता चला कि वो असल में एक हाई ग्रेड सार्कोमा था, और इस मरीज का हमें कंधे के पास से हाथ निकालना पड़ा। अगर शुरुआत में ही इस मरीज की बायोप्सी
एक मस्कुलोस्केलेटल पैथोलॉजिस्ट के पास गई होती तो शायद हम यह पहले ही पता लगा पाते कि वो जायंट सेल ट्यूमर नहीं है बल्कि एक हाई ग्रेड सार्कोमा है और उस हिसाब से मरीज का इलाज होता। दूसरे उदाहरण, आप एक 10 साल के बच्चे का टांग का एक्सरे देख सकते हैं जिसको के टांग में रसौली थी और उसकी बायोप्सी में बाहर उसे फाइब्रस डिस्प्लेजिया नामक बीमारी बताई गई जो कि एक कैंसर नहीं होता। और जब वह मरीज 2 महीने के बाद हमारे पास आया तो आप देख सकते हैं कि उसका रसौली कितनी बढ़ गई थी। फिर जब हमने उस मरीज की स्लाइड और ब्लॉक रिव्यू करवाया अपने मस्कुलोस्केलेटल पैथोलॉजिस्ट से तो उसकी रिपोर्ट में ऑस्टियोसार्कोमा नामक कैंसर का पता चला। तो यहाँ पर भी अगर हमें पहले से ही इसकी रिपोर्टिंग मस्कुलोस्केलेटल पैथोलॉजिस्ट से करवाई होती तो हमारे यह 2 महीने बच सकते थे और कैंसर को 2 महीने तक बढ़ने का चांस नहीं मिलता। इसलिए हम ऐसा बोल रहे हैं कि आपको अपनी बायोप्सी हमेशा एक मस्कुलोस्केलेटल पैथोलॉजिस्ट से ही रिपोर्ट करानी चाहिए। तीसरी गलती जो आमतौर पर होती है वह यह है कि बायोप्सी के सैंपल को 2 या 3 अलग अलग पैथोलॉजिस्ट को भेज दिया जाता है। ऐसा समझा जाता है कि अगर हम सैंपल 2 या 3 अलग जगह भेजेंगे और तीनों की रिपोर्ट एक जैसी आ जाएगी तो हमें ज्यादा कंफर्मेशन हो जाएगा कि ये वही प्रकार का कैंसर है। ऐसा करना बिल्कुल गलत है। हमें बायोप्सी का सैंपल सारा का सारा एक ही पैथोलॉजिस्ट या लैब को भेजना चाहिए। इस बात को आप इस उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपके पास एक सेब है जो कि थोड़ा सा खराब है, तो हम खराब हिस्से को फेंक देते हैं और साफ हिस्से को खा लेते हैं। उसी तरह हड्डी के कैंसर या रसौली भी पूरे के पूरे एक जैसे नहीं होते। उनका कुछ हिस्सा ज्यादा खतरनाक या हाई ग्रेड का होगा, कुछ हिस्सा कम खतरनाक या लो ग्रेड का होगा। अगर हम सैंपल को डिवाइड कर देंगे तो हो सकता है एक पैथोलॉजिस्ट के पास ज्यादा अग्रेसिव ट्यूमर चला जाए, मतलब कि हाई ग्रेड या ज्यादा खराब हिस्सा चला जाए, और दूसरे पैथोलॉजिस्ट के पास लो ग्रेड या फिर कम खराब हिस्सा कैंसर का चला जाए। तो हमारी दोनों रिपोर्ट्स अलग अलग आ जाएंगी और फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि आखिर सही किसे माने। तो अगर हमें डाउट है तो पहली प्रेफरेंस तो यही है कि आप सारा का सारा सैंपल एक स्पेशलिस्ट मस्कुलोस्केलेटल पैथोलॉजिस्ट को ही भेजें। लेकिन फिर भी अगर आप डबल चेक करना चाहते हैं तो वो सारे के सारे स्लाइड्स एंड ब्लॉक्स आप दूसरे पैथोलॉजिस्ट या दूसरी लैब को भेजें, लेकिन सब जगह पूरा का पूरा स्पेसिमेन जाना चाहिए। उदाहरण के तौर पर यह एक 55 साल के पेशेंट का घुटने का एमआरआई है जिनको घुटने के पीछे एक गांठ थी और उनका बाहर कहीं गलत तरीके से ओपन बायोप्सी करके सैंपल लिया गया और सैंपल 3 जगह भेजा गया और आप देखेंगे कि तीनों जगह अलग अलग रिपोर्ट है। पहली जगह से उनकी रिपोर्ट में बोला गया कि उन्हें लाइपोमा है, मतलब कि उन्हें कैंसर है ही नहीं, जबकि दूसरी रिपोर्ट में बोला गया कि उन्हें लो ग्रेड का कैंसर है। और तीसरी जगह से जब रिपोर्ट आई तो वहां पे बोला गया कि उनको एक हाई ग्रेड का कैंसर है। तो बाद में पेशेंट और भेजने वाले डॉक्टर दोनों कंफ्यूज हो गए कि हम किसकी बात माने। इसलिए कभी भी बायोप्सी का सैंपल अलग अलग जगह नहीं भेजना चाहिए, सारा का सारा सैंपल एक ही जगह भेजना चाहिए। चौथी गलती जो आमतौर पर हड्डी के कैंसर के इलाज में होती है वो है गलत तरीके से ओपन बायोप्सी का होना। आज की लेटेस्ट टेक्निक से नीडल बायोप्सी से ही हम एक्यूरेट डायग्नोसिस बना सकते हैं। नीडल बायोप्सी और ओपन बायोप्सी के फर्क के लिए हमने पहले भी अपने वीडियोस बनाए हैं, आप उनको देख सकते हैं। शॉर्ट में बताने के लिए, नीडल बायोप्सी में ओपन बायोप्सी के मुकाबले अस्पताल में भर्ती नहीं होना पड़ता, खर्चा कम आता है, दर्द कम होता है। इसके अलावा 2 जरूरी बातें वो यह कि ओपन बायोप्सी में नीडल बायोप्सी के मुकाबले कंटैमिनेशन ज्यादा होता है। इस कारण कैंसर वापस आने का खतरा ओपन बायोप्सी के बाद नीडल बायोप्सी के मुकाबले ज्यादा होता है। इतना ही नहीं, ओपन बायोप्सी के बाद प्लास्टिक सर्जरी की रिक्वायरमेंट भी नीडल बायोप्सी के मुकाबले काफी बढ़ जाती है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स में हमारा डायग्नोसिस एक नीडल बायोप्सी से ही हो सकता है। तो हमें हमारा प्रेफर्ड चॉइस बायोप्सी का नीडल बायोप्सी ही करना चाहिए। आप इन उदाहरणों से समझिए कि आखिर गलत तरीके से की गई ओपन बायोप्सी हमारे लिए किस तरह नुकसानदायक हो सकती है। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं एक मरीज जिसको के जांघ की हड्डी में ऑस्टियोसार्कोमा था और जिसकी ओपन बायोप्सी की गई थी।
कैंसर ग्रसित हड्डी को निकालने के लिए जो चीरा लगाया गया उसमें इतनी चमड़ी अतिरिक्त निकालनी पड़ी। पांचवी गलती जो आमतौर पर होती है वो यह कि एमआरआई की रिपोर्ट को 100% सही मानकर उसके आधार पर ही बिना बायोप्सी के ऑपरेशन कर देना। ऐसा ऑपरेशन जो कि बिना बायोप्सी से किया जाए वो अनप्लान्ड सर्जरी की कैटेगरी में आता है। बहुत बार मरीज को ऐसी सलाह मिलती है कि आपकी हड्डी में कोई रसौली है, उसका ऑपरेशन करके हड्डी की सफाई कर दी जाएगी और जो सैंपल निकलेगा उसी को बायोप्सी टेस्ट के लिए भेज दिया जाएगा। लेकिन अगर वो बायोप्सी वाला सैंपल अगर वो कैंसर निकल के आता है तो इसके काफ़ी गंभीर परिणाम हो सकते हैं। तो जब भी हम बोलते हैं कि आपको बायोप्सी करवानी चाहिए तो वो एक सेपरेट प्रोसीजर है। बायोप्सी की रिपोर्ट आने के बाद ही हमें फाइनल ऑपरेशन करवाना चाहिए, फिर वो हड्डी की सफाई वाला हो या फिर हड्डी निकालने वाला, वो उस रिपोर्ट के आधार पर ही निर्भर करेगा। मान लीजिए कि आपको एक नॉर्मल रसौली समझ के ऑपरेशन किया जाए और बाद में वो कैंसर आ जाए तो ऑलरेडी जो डैमेज है वो हो चुका होगा और कैंसर को काफ़ी जगह कंटेमिनेशन कर दिया गया होगा और कई बार तो मरीज के अंग भी काटने पड़े हैं क्योंकि उनका पहले जो ऑपरेशन हुआ था वो कैंसर समझ के नहीं किया गया था और उन्हें पता नहीं था कि वो कैंसर है, लेकिन बाद में वो कैंसर निकल के आ गया। इस बात को आप इस उदाहरण से समझिए। आप देख सकते हैं कि यह एक 22 साल के लड़के का एक्सरे और एमआरआई है जिसको कि 2 महीने से घुटने में दर्द था और उसकी एमआरआई रिपोर्ट में ये लिखा गया कि उसे ब्रॉडीज एब्सेस है। मतलब कि एमआरआई रिपोर्ट में बोला गया कि मरीज को इन्फेक्शन है, कोई ट्यूमर या रसौली नहीं है। इस एमआरआई के आधार पर मरीज का बाहर कहीं ऑपरेशन हुआ। क्योंकि यह एक ऑपरेशन बिना बायोप्सी रिपोर्ट के हुआ तो टेक्निकली ये एक अनप्लान्ड सर्जरी की कैटेगरी में आता है। और जब इस मरीज का बायोप्सी का रिपोर्ट आया तो उसमें लिखा था कि मरीज को हाई ग्रेड ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा है, मतलब कि मरीज को एक किस्म का बोन कैंसर है, उसे इन्फेक्शन नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एमआरआई रिपोर्ट और बायोप्सी रिपोर्ट बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं। इसका मतलब यह हुआ कि मरीज का जो ऑपरेशन हुआ वो मरीज के लिए बिल्कुल वेस्ट था, उसका उसे कोई फायदा नहीं हुआ। ना केवल इतना, जो समय वेस्ट हुआ उतना समय मरीज का कैंसर बढ़ने में मिला, मतलब कि मरीज का कैंसर उतनी देर तक बढ़ता रहा जब तक कि उसको ये नहीं पता चला कि ये उसको ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा है। ना केवल इतना, मरीज का समय खराब हुआ, मरीज का पैसा खराब हुआ और क्योंकि पहले वाले डॉक्टर को ये नहीं पता था कि ये कैंसर हो सकता है, इस कारण जो कंटेमिनेशन हुआ इससे कि जब भी हम डेफिनेटिव इसका जो इलाज करेंगे उसका कैंसर वापस आने का खतरा भी इससे बढ़ गया। और क्योंकि जब इसको इलाज में डेफिनेटली कोई ना कोई प्लास्टिक सर्जरी भी लगेगा जो कि अवॉइड हो सकता था अगर उसका पहले एक नीडल बायोप्सी कर लिया जाता। और आप समझ गए होंगे कि इन सब चीज़ों के चलते मरीज का कॉम्प्लिकेशन रेट इसके हड्डी के कैंसर के इलाज में बढ़ जाएगा क्योंकि उनका पहला एक ऑपरेशन गलत हो चुका है। तो हमें कभी भी सिर्फ एमआरआई रिपोर्ट के आधार पर बिना बायोप्सी के कोई डेफिनेटिव सर्जरी नहीं करवाना है बोन कैंसर के इलाज में। बिना बायोप्सी के डेफिनेटिव सर्जरी मतलब कि अनप्लान्ड सर्जरी करवाने का चांस तब भी बढ़ जाता है जब मरीज पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर के साथ आता है। एक फ्रैक्चर जो कि एक कैंसर के कारण हुआ है, अगर उसको बिना बायोप्सी के ही रॉड या प्लेट लगा दी जाए तो ये काफी घातक हो सकता है। अगेन इस बात को भी आप इस उदाहरण से समझिए। आप यहाँ देख सकते हैं यह एक 80 साल की माताजी का घुटने और जांग की हड्डी का एक्सरे है। माताजी को लगभग 1 साल से जांग में यहाँ पे दर्द था, लेकिन जब तक माताजी किसी अस्पताल में पहुंची तो उनका ऑलरेडी हड्डी टूट चुका था और बाहर कहीं बिना किसी बायोप्सी के, बिना किसी जांच के इसको साधारण फ्रैक्चर समझकर इसमें रॉड डाल दिया गया। और आप देखेंगे कि 6 महीने तक उसमें हड्डी नहीं जुड़ी बल्कि वहाँ पे गांठ और बढ़ गई और जब तक मरीज हमारे पास आया तो उसका घुटना पूरी तरह से सूज चुका था। माताजी को बहुत दर्द था और वो इस पैर से चल फिर नहीं सकती थी। तो हमें कैंसर का शक हुआ और बायोप्सी करने पर पता चला कि उनको एक हाई ग्रेड बोन कैंसर है। जब उनकी एमआरआई कराई गई तो मेन खून की नस उस कैंसर की गांठ के अंदर थी। माताजी की जान बचाने के लिए हमें उनका पैर कूल्हे से निकालना पड़ा। उनका पैर बचाया जा सकता था अगर पहली बार ही उनमें रॉड ना डाली जाती, बल्कि
उस टाइम पे बायोप्सी करके ये कंफर्म कर लिया जाता कि ये पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर क्यों हुआ है, इसमें कौन सा कैंसर है, और उसके आधार पर ही उसका ऑपरेशन किया जाता। एक अन्य मरीज जो हमारे पास आया जिसको के पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर था, जो कि बिना किसी चोट के लगा, और आप एक्सरे में देख सकते हैं उनकी हड्डी टूटी हुई है और उनके आसपास काफी ज्यादा सॉफ्ट टिश्यू है। और जब इसका हमने नीडल बायोप्सी किया तो पता चला कि उसको एक हाई ग्रेड सार्कोमा है, मतलब कि बोन कैंसर है। तो इसका इलाज बोन कैंसर की तरह कैंसर ग्रसित हड्डी को निकालकर एक प्रोस्थेसिस डालकर किया गया और मरीज अब पूरी तरह से नॉर्मल तरीके से चल सकते हैं, सीढ़ी चढ़ सकते हैं। जो इससे पहले हमने आपको माताजी के बारे में बताया, अगर उनका भी इलाज पहले बायोप्सी कर लिया गया होता तो उनका भी पैर बचाया जा सकता था, शायद उनका रिजल्ट भी इस तरह से ही होता। तो आपको समझने की बात यह है कि बिना बायोप्सी के, बिना हमारे पास हिस्टोपैथोलॉजिकल डायग्नोसिस के हमें कोई भी बोन कैंसर में ऑपरेशन नहीं होने देना है। छठी गलती जो आमतौर पर हड्डी के कैंसर में मरीज करते हैं वो यह कि कन्वेंशनल साइंटिफिकली प्रूवन ट्रीटमेंट मेथड को छोड़कर वो घरेलू नुस्खे या फिर आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक या यूनानी ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। बहुत सारे लोग आयुर्वेदा या होम्योपैथी से बोन कैंसर को सही करने का दावा करते हैं, परंतु हम अपने एक्सपीरियंस में हमने आज तक कोई भी पेशेंट ऐसा नहीं देखा जिसका हड्डी का कैंसर आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से ठीक हुआ हो। रादर हमने तो अपने प्रैक्टिस में ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जो पहले आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के लिए गए और जब तक हमारे पास आए उनका कैंसर काफ़ी बढ़ चुका था। और सब मरीजों को ऐसा बोला जाता है कि शुरू में आपका कैंसर बढ़ेगा और बाद में धीरे धीरे ये खत्म हो जाएगा, लेकिन वो कैंसर कभी खत्म होता ही नहीं और मरीज जब तक हमारे पास आता है तो कई बार काफ़ी देर हो चुकी होती है। हम इस बात को आपको कुछ उदाहरणों से भी समझाएंगे। यह एक 30 साल की लड़की का एडी का एक्सरे है जिसको के एडी में यहाँ एक रसौली थी। वो भी आयुर्वेदिक या हर्बल मेडिसिन 1 साल तक लेती रही और जब तक वो हमारे पास आई उसकी गांठ इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी और अगर आप उसके पैर को देखेंगे तो वो पैर इतना ज़्यादा सूज चुका था। एक अन्य मरीज जिसको के कूल्हे के पीछे मांसपेशियों में एक गांठ थी, वो भी इन आयुर्वेदिक और हर्बल मेडिसिन को लेता रहा 5 महीने तक और जब तक वो हमारे पास आया उसकी गांठ इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। यह इस मरीज को एक हाई ग्रेड सार्कोमा था जो कि 5 महीने पहले स्टेज 1 में था और 5 महीने बाद जब तक वो हमारे पास आया उसका कैंसर पूरी तरह से फैल चुका था। असल में मरीज को ऐसा बोल दिया जाता है कि ये गांठ कुछ समय तक बढ़ेगी और बाद में अपने आप कम हो जाएगी। इस कारण मरीज भी उस दर्द को और उस गांठ को सहता रहता है, लेकिन असल में वो कभी कम होता ही नहीं और फिर मरीज को ऐसा बोल दिया जाता है कि सिर्फ आप ही ऐसे मरीज हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है, वरना बाकी सब मरीजों का तो इलाज हम करते आए हैं। तो मरीज इस तरह अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। तो आपको कोई भी अनकन्वेंशनल ट्रीटमेंट बोन कैंसर के इलाज में नहीं लेना है। 7वीं गलती जो आमतौर पर मरीज करते हैं वो यह कि बोन कैंसर के इलाज में के ट्रीटमेंट में वो गैप आ जाता है। अब इसका मतलब क्या है? मान लीजिए मरीज को कीमोथेरेपी लग रही है जो कि 3-3 हफ्ते पे लगती है और उसको 3 साइकिल के बाद ऑपरेशन बोला गया है, लेकिन वो 3 साइकिल पूरे होने के बाद ऑपरेशन के लिए डॉक्टर या हॉस्पिटल ढूंढता है और उसमें इलाज में देरी होती है। दूसरा, कई बार मरीज इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता कि उसे बोन कैंसर है और वो घरेलू नुस्खे अपनाता है जो समय खराब करते हैं। कितने ही रिसर्च आर्टिकल इस बात पर जोर देते हैं कि कीमोथेरेपी में डिले हो या फिर ऑपरेशन में डिले हो या किसी भी तरह का ट्रीटमेंट में गैप आए तो बोन कैंसर के ठीक होने की संभावना कम हो सकती है। अब हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमारे ट्रीटमेंट में गैप ना आए? उसका सिंपल सा तरीका है, जैसे ही हमें बोन कैंसर का डायग्नोसिस हो तभी आप अपने डॉक्टर से सारा ट्रीटमेंट प्लान समझें कि आपको कितना कीमोथेरेपी लगेगा, कितने साइकिल्स होंगे, किस गैप पे लगेगा, सर्जरी कब होगी, सर्जरी कौन से डॉक्टर करेंगे, सर्जरी उसी हॉस्पिटल में होगा या डिफरेंट हॉस्पिटल में होगा, सर्जरी किस टाइप का होगा, पैर बचाने वाला या हाथ बचाने वाला होगा या निकालने वाला होगा, जोड़ बचाने वाला होगा या जोड़ निकालने वाला होगा,
कितना खर्चा आएगा, पूरा ट्रीटमेंट का कितना कॉस्ट होगा इत्यादि, ताकि आपको कोई भी सरप्राइज ना मिले और आपका ट्रीटमेंट बिना किसी गैप के स्मूथली चलता रहे। 8वीं गलती जो आमतौर पर मरीज करते हैं वो यह कि हड्डी के कैंसर का इलाज एक हड्डी के कैंसर के स्पेशलिस्ट ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजिस्ट से ना कराकर एक सिंपल हड्डी के डॉक्टर से कराया जाए। अब आपको लग रहा होगा क्योंकि मैं खुद ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजिस्ट हूं, शायद इसलिए ये बात कर रहा हूं। मैं इस बात को एक उदाहरण से समझाता हूं। मान लीजिए आपकी कार का इंजन खराब हो गया है, तो आप उसे टायर पंचर वाले मैकेनिक या फिर स्कूटर वाले मैकेनिक के पास तो नहीं लेकर जाएंगे। इसी तरह अगर मान लीजिए आपको विकेट कीपिंग की टिप्स लेनी हो तो आप शायद सचिन तेंदुलकर से नहीं लेंगे, या फिर अगर आपको बैटिंग कैसे ओपन करनी है उसकी टिप्स आप शायद जसप्रीत बुमराह से नहीं लेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छे क्रिकेटर नहीं हैं, बस फर्क सिर्फ इतना है कि यह उनकी स्पेशलिटी नहीं है। इसी तरह जरूरी नहीं है कि आपके डॉक्टर आपको उतनी सही राय दे पाएं बोन कैंसर में जितने के एक स्पेशलिस्ट ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजिस्ट या फिर मस्कुलोस्केलेटल ऑन्कोलॉजिस्ट दे सकते हैं। कितने ही रिसर्च आर्टिकल्स इस बात पर जोर देते हैं कि हड्डी के कैंसर का इलाज एक स्पेशलिस्ट ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजिस्ट से ही कराना चाहिए। यूएसए की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसमें उन्होंने लिखा था कि बोन कैंसर के इलाज की टीम में ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजिस्ट का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसके अलावा एक अन्य आर्टिकल जिसमें लिखा है कि हड्डी के कैंसर में बायोप्सी करने से पहले ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजिस्ट को पेशेंट्स रेफर करना चाहिए। अब बात यह भी उठती है कि पूरे हिंदुस्तान में ही बहुत कम डेडिकेटेड ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। हो सकता है आपकी पूरी स्टेट में ही कोई ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजिस्ट ना हो, तो हमारे मन में शंका आती है कि हम कैसे इतना ट्रैवल करें ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजिस्ट तक पहुंचने के लिए। लेकिन क्योंकि जब सवाल हमारी जान का हो, हमारी अंग का हो, टांग या हाथ का हो, तो उसके लिए थोड़ा एफर्ट करना तो बनता ही है। तो वीडियो खत्म करने से पहले मैं वो सारी 8 गलतियों को फिर से दोबारा समराइज कर देता हूं। लेकिन अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपके इलाज में भी इस तरह की कोई गलती हुई है या फिर आप कोई ऐसी गलती करने जा रहे थे, तो आप हमें जरूर कमेंट करके बताएं। तो जस्ट टू समराइज, मैं फिर से आपको वो 8 गलतियां बताता हूं। पहली, बोन कैंसर के डायग्नोसिस में एफएनएससी नहीं कराना है, बायोप्सी कराना है। दूसरा, बायोप्सी की रिपोर्टिंग प्रेफरेबली मस्कुलोस्केलेटल पैथोलॉजिस्ट से ही कराना है। तीसरा, बायोप्सी के सैंपल को डिवाइड नहीं करना है, सारा का सारा सैंपल एक ही पैथोलॉजिस्ट या एक ही लैब में भेजना है। चौथा, गलत तरीके से ओपन बायोप्सी नहीं होनी चाहिए, प्रेफरेबली नीडल बायोप्सी से ही बायोप्सी कराना है। पांचवा, एमआरआई की रिपोर्ट को 100% सही मानकर उसके आधार पर ऑपरेशन नहीं करवाना है, हमें पहले एक सेपरेटली बायोप्सी करना है। बायोप्सी की रिपोर्ट आने के बाद ही हमें डेफिनेटिव ट्रीटमेंट करवाना है। छठा, ट्रीटमेंट के बीच में कोई भी गैप नहीं आना चाहिए। सातवां, कोई भी अनकन्वेंशनल ट्रीटमेंट जो आपको 100% गारंटी या 100% क्योर रेट बता रहा हो, उनसे बच के रहना है। हमें साइंटिफिकली प्रूवन टाइम टेस्टेड ट्रीटमेंट मेथड्स के पास ही जाना है। और आठवां, अपने बोन कैंसर के ट्रीटमेंट में आपको मेक श्योर करना है कि उस ट्रीटिंग टीम में ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। और अब बात करते हैं उस टिप की कि जिससे आप अगर फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप इन सारी गलतियों से बचे रहेंगे। वो यह कि जब भी आपको बोन कैंसर या सार्कोमा का शक हो या फिर आपको बताया जाए कि आपके पेशेंट को बोन कैंसर या सार्कोमा है, तो आप अपने नज़दीकी ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजिस्ट से पास ही इसका इलाज कराएं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इसको लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए ताकि वो भी ऐसी कोई गलती ना कर रहे हों। धन्यवाद।